नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में अपन सृजनशीलता यानी सृजनात्मकता को डिस्कस करेंगे। विविध अधिगमकर्ताओं वाले टॉपिक में अपना एक सृजनात्मक बालक का टॉपिक रह गया था। सृजनात्मक बालक, इस टॉपिक को साथियों अपन इसी टॉपिक के साथ में क्लियर करेंगे और ये अपना यूनिट नंबर 4 से संबंधित लास्ट वीडियो है, ये आप समझ सकते हैं, जिसमें अपन थ्योरी के बारे में बात करेंगे। एक दो वीडियो और बनेंगे, लेकिन सिलेबस के हिसाब से ये अपना लास्ट वीडियो होगा। अब देखिए साथियों, सृजनशीलता होती क्या है। सृजनात्मकता जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के क्रिएटिविटी जो शब्द है उसका हिंदी रूपांतरण है और इसका अर्थ क्या है, नई नई चीज़ों का आविष्कार करना, नई नई चीज़ों को बनाना, वही होती है सृजनशीलता, यानी इसको रचनात्मकता भी अपन बोलते हैं। स्टेन के अनुसार इसकी डेफिनेशन क्या है, जब किसी कार्य का परिणाम उत्तम, नवीन व उपयोगी हो तो वह कौन सा कार्य होगा, सृजनात्मक कार्य कहलाता है। ठीक है। इसी प्रकार एक और अन्य डेफिनेशन थी रोजर व स्टीन की। उन्होंने क्या कहा कि सृजनशीलता को उत्पाद कहा है। किसने कहा है, रोजर व स्टीन ने। ध्यान में रखिएगा, ट्रिक क्या है इसको याद करने की, इसकी ट्रिक ये है कि रोजाना उत्पाद बनता है। अब भाई अपन जानते हैं कारखाने में जो है उत्पाद जो है वो रोजाना ही तो बनता है, तो इस प्रकार से इस ट्रिक को याद कर सकते हैं, उत्पाद को, और रोजाना से आपका रोजर हो जाएगा, उत्पाद से आपका उत्पाद। ठीक है। तो सृजनशीलता को उत्पाद किसने कहा है, रोजर व स्टीन ने कहा है। ठीक है साथियों, तो ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जो अपने को होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेनगर के अनुसार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टेनगर और कारवास्की के अनुसार तो सृजनात्मकता में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से नवीन वस्तु का उत्पादन संभव है। ये जो डेफिनेशन है ये दी गई है आपकी स्टेनगर और कारवास्की के द्वारा। ठीक है। और इसमें याद करने की ट्रिक क्या है कि नवीन वस्तु, नई वस्तु जो वो कहाँ बनती है, कारखाने में बनती है। भाई हमेशा नई वस्तु कहाँ पे बनती है, कारखाने में बनती है। तो कारखाने को कनेक्ट कर लिया कारवास्की से। ठीक है, इस प्रकार से याद कर सकते हैं इसको। फिर वार्टलेट के अनुसार डेफिनेशन क्या है कि सृजनात्मकता का अभिप्राय प्रचलित मनुष्य विचारों से अलग सोचना, नवीन अनुभवों को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहना, वर्तमान को भविष्य से जोड़ना, ये सारे के सारे क्या हैं, वार्टलेट के अनुसार डेफिनेशन सृजनात्मकता की। अब साथियों इसको याद कैसे करना, देखिए आपने वो मूवी देखी होगी जिसमें आपकी जो जादूगर से संबंधित मूवी है हॉलीवुड का, उसका नाम जो मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है, हॉगवर्ड विश्वविद्यालय में था वो, कुछ ऐसा ऐसा कुछ था। उसमें वाल्डेमॉर्ट नाम का एक काला जादूगर था जो मतलब पास्ट में ख़त्म हो गया था, वो फ्यूचर में वापस आएगा, प्रेजेंट में भी चल रहा है, तो वर्तमान से, यानी वर्तमान में है, भविष्य में आएगा, पास्ट में मर चुका है, तो कुछ ऐसे ऐसी चीज़ें उसमें। तो वर्तमान से भविष्य की बात कौन करता है, वार्ट लेट करता है। इस प्रकार से इसको थोड़ा सा कनेक्ट करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है साथियों, ये एक आपकी ट्रिक आप बना सकते हो, कोई भी ट्रिक बना सकते हो, बस मैंने इस हिसाब से इसको याद किया था तो थोड़ा सा मैंने आपको भी इसके बारे में बता दिया। चलिए आगे बात करते हैं। सृजनात्मकता की विशेषताएं या सृजनात्मकता का स्वरूप। एक ही बात है, सृजनात्मकता जन्मजात व अर्जित दोनों होती है। यानी सृजनात्मकता जो बच्चे में जन्मजात भी हो सकती है, ठीक है, या फिर उसको अर्जित भी किया जा सकता है मेहनत करके। दूसरी बात, औसत से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बालक ही जो हैं वो सृजनात्मक बालक होंगे। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि वो बालक प्रतिभाशाली बालक हो ही। सृजनात्मक बालक बनने के लिए प्रतिभाशाली बालक होना जो है वो आवश्यक नहीं है। बस उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो औसत से अधिक गुणों वाला हो। यानी कि आईक्यू जो है उसका 120 प्लस अगर आईक्यू है तो वो बालक जो है वो सृजनात्मक बालक बन सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसका आईक्यू 130 से 140 का हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रतिभाशाली बालक होना ज़रूरी नहीं है, 120 से अधिक बुद्धि लब्धि जरूर चाहिए, यानी औसत से अधिक बुद्धि लब्धि की आवश्यकता जरूर पड़ती है। ठीक है साथियों, इसके अलावा बात करें, सृजनात्मकता का गुण सभी में समान रूप से नहीं पाया जाता है। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा सृजनात्मक हो ही, काफ़ी सारे बच्चे मंदबुद्धि भी होते हैं तो वो सृजनात्मक कहाँ से होंगे। इसके अलावा सृजनात्मकता का संबंध अपसारी चिंतन से है। अपसारी चिंतन को अपन पार्श्व चिंतन भी बोलते हैं। अब साथियों ये कौन सा चिंतन है, ठीक है, देखिए अपसारी चिंतन यानी कि एक प्रकार से खुले विचारों से सोचना। अपसारित होने का अर्थ क्या है, फैल जाना। ठीक है, फैलाव होना ही क्या होता है, अपसारी। ठीक है, और अभिसारी एक जगह एकत्रित हो जाना।
वो अभिसारी होता है। तो अपसारी यानी फैलाव, तो ज्ञान का फैलाव जो करे, यानी एक साथ विभिन्न दिशाओं में, सभी दिशाओं में एक साथ सोच सके, सारे परिस्थितियों का आकलन एक साथ कर सके, ऐसा दिमाग होने वाला, उसमें ऐसा दिमाग चाहिए। इसके अलावा सृजनात्मकता का विकास बाल्यावस्था से प्रारंभ होकर 30 वर्ष की सीमा में उच्चतम होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा सृजनात्मकता जो होती है वो सार्वभौमिक होती है, किसी में भी हो सकती है। ये नहीं है कि किसी भारत के देशवासियों में होगी, वो किसी के भी देशवासियों में हो सकती है, किसी भी व्यक्ति में हो सकती है, अमीर गरीब वो नहीं देखती। इसके अलावा सृजनात्मकता प्रक्रिया व परिणाम दोनों है, प्रक्रिया भी है सृजनात्मकता, और प्रक्रिया का परिणाम भी क्या है, सृजनात्मकता ही है। ठीक है, तो प्रक्रिया व परिणाम दोनों है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं। ये अपसारी चिंतन वाला तो साथियों इतनी बार आया कि मैं आपको बता नहीं सकता, 4-5 बार प्रश्न तो ये मेरे आगे आ गया है। अपसारी चिंतन काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसको तो आप जरूर रट लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा काम में आएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन देखें सृजनशीलता की विशेषताएं क्या हैं। मौलिकता एवं नवीनता। ठीक है, मौलिकता एवं नवीनता यह है सृजनात्मकता की विशेषता, यानी मूल गुण किसी चीज के क्या है वो पता लग जाता है, और नवीनता यानी नई नई चीज़ों की इसमें खोज भी होती है। तो दोनों विशेषताएं हैं इसकी। इसके अलावा जिज्ञासा, जाहिर सी बात है, जिज्ञासु प्रवृत्ति को बढ़ाती है सृजनात्मकता। अगर बच्चे में सीखने की ललक है तभी वो सृजनशील हो सकता है, तभी वो सीख सकता है, तभी वो आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा ध्यान केंद्रण की शक्ति भी बढ़ती है। धारा प्रवाहित व निरंतरता, निरंतर रूप से व्यक्ति जो कार्य को करता रहेगा दृढ़ निश्चय के साथ, आत्मविश्वास आता है, दृढ़ निश्चयी होगा वो। संवेदनशीलता यानी लचीलापन, यानी कि किसी चीज़ के प्रति संवेदनशील जो है बनाया जा सकता है व्यक्ति को। यानी कि सृजनशील व्यक्ति की विशेषताएं, सृजनशील बालक की विशेषताओं के तौर पर इनको आप देख सकते हो। स्व केंद्रितता यानी अपने आप में ध्यान रखता है। ठीक है, यानी कि फालतू की बातों में ध्यान नहीं देता। विचारों में व्यवहारिकता आती है। विचारों में व्यवहारिकता का मतलब है यानी कि वो जो विचार देगा या बात जो करेगा वो व्यवहारिक होगी, फालतू बात ऐसे ही हवा में नहीं करेगा। दूसरी कल्पनाशीलता, कल्पना करने की उच्च शक्ति होगी उसमें, सोचने की उच्चतम शक्ति होगी, यानी आगे का वो सोच सकता है, जिससे क्या फ़ायदा होगा कि नवीन विचार वो अपने दे सकता है समाज को। लगनशीलता, एकाग्रचित्ता, दूरदर्शिता, दूरदर्शी भी होगा, यानी कि कल क्या होने वाला है उसका अनुमान वो आज लगा रखा है, यानी 10 साल बाद क्या हो सकता है अपनी ज़िंदगी में, उसके लिए अपने को क्या करना चाहिए ताकि वो अच्छा हो जाए 10 साल का जीवन, 10 साल आगे का जीवन। तो इस प्रकार का दूरदर्शी व्यक्तित्व का धनी होता है। महत्वाकांक्षी होता है, स्पष्टता वाला होता है। नमनीयता या लोचनशीलता वाला होता है। स्वप्न दृष्टा यानी सपने देखता है, सपनों को पूरा करने वाला भी होता है। परिहास प्रियता है, यानी कि मजाक करना उसको पसंद होता है। साहसी स्वभाव के ये बच्चे होते हैं। भविष्य दृष्टा, यानी कि ये वही आगे दूरदर्शिता की बात है। और समस्या सजगता भी होती है कि समस्या अगर आई है तो इसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, उसका समाधान कैसे किया जा सकता है। तो ये एक सृजनशील बालक की विशेषताएं हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे विशेषताओं को भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना, जैसे मौलिकता है, नवीनता है, इंपॉर्टेंट शब्द है, लचीलापन ये भी जरूरी शब्द है, याद रखिएगा। इसके अलावा नमनीयता है, इसके अलावा परिहास प्रियता है, स्वप्न दृष्टा, ये ऐसे शब्द हैं जिनको आपको याद रखना है। लगनशीलता है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में जो है वो रखनी चाहिए। ये 4-5 पॉइंट जो मैंने बताए हैं ये सृजनात्मक बालक की विशेषताएं, और इसको आपको याद जरूर रखना, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में अगर सृजनशीलता से प्रश्न देखने को मिले तो यहाँ से भी एक प्रश्न आपका बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे बात करेंगे अपन गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता के तत्व। गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता के 4 तत्व दिए हैं। अब ये 4 तत्व कौन कौन से देखिए। पहला है तत्कालीन स्थिति से परे जाने की योग्यता, यानी कि केंद्र विमुख। इसके अलावा समस्या की पुनर्व्याख्या। तीसरा तत्व है समन्वयशीलता, यानी विचारों में समन्वय स्थापित करना, पॉजिटिव और नेगेटिव विचारों में। जैसे कोई बुरा ख्याल दिमाग में आ गया तो उसको अच्छे में कैसे बदलें, समन्वय कैसे स्थापित करें, बुरी स्थिति पैदा हो गई कैसे उसको ठीक करें, ये जो सृजनात्मकता का ही तत्व है। दूसरों के विचारों में परिवर्तन करने की जो योग्यता है वो भी एक सृजनात्मकता का ही गुण है। रूपांतरण करना किसी के विचारों में, दूसरे के विचारों को किसी चीज़ के लिए एकदम से बदल देना, ये भी क्या सृजनात्मकता ही है व्यक्ति की। ठीक है, समस्या की पुनर्व्याख्या का मतलब होता है यानी कि समस्या जो आई है उसका हल अपने को नहीं मिल रहा तो उसकी दोबारा से व्याख्या करके उसको ध्यानपूर्वक देख करके
सृजनात्मक तरीके से उसको हल किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये 4 पॉइंट जो वो आपको ध्यान में थोड़े से रखने चाहिए। केंद्र विमुख, समस्या की पुनर्व्याख्या, समन्वयशीलता, दूसरों के विचारों में परिवर्तन करने की योग्यता यानी रूपांतरण, ये सारे के सारे गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता के तत्व हैं। ठीक है साथियों, इसके अलावा बात करें अपन तो सृजनात्मकता के सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत है मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, जो कि अपन जानते हैं सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया है। इन्होंने क्या कहा कि पूर्व चेतना के विकास पर सृजनात्मकता निर्भर करती है। ठीक है, ये इन्होंने बोला है मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत में। इसके अलावा साहचर्यवाद ये दिया गया है रिबोट के द्वारा, और इन्होंने क्या कहा है कि सृजनात्मकता संयोगों का पुनर्गठन है। रिबोट ने संयोगों का पुनर्गठन किसको कहा है? सृजनात्मकता को। तो ये भी इंपॉर्टेंट अपने आप में ध्यान में रखना है आपको। इसके अलावा अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो कि कोहलर के द्वारा दिया गया है, इन्होंने क्या कहा है कि सृजनात्मकता जो है अवबोध पर निर्भर करती है, यानी अपने आपके दिमाग पर निर्भर करेगी कि आपका दिमाग जो है बोधात्मक स्तर आपका कैसा है, बोध वाला कौशल आपका कैसा है, तो उसके ऊपर आधारित होती है। तो ये बोला है कोहलर ने। इसके अलावा अस्तित्ववाद का जो सिद्धांत है वो है विलियम वुंट का, और विलियम वुंट ने क्या कहा है? विलियम वुंट ने कहा साथियों, सृजनात्मकता मिलन व सामंजस्य पर निर्भर करती है। यह भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि सृजनात्मकता मिलन व सामंजस्य पर निर्भर करती है। किसने कहा है? ये कहा है विलियम वुंट ने अस्तित्ववाद सिद्धांत में। तो ये सिद्धांत है, इसमें कुछ याद करने वाली ही सारी चीज़ें, एक प्रकार से समझाने वाली इसमें कुछ है नहीं बातें। तो थोड़ा सा इसको आपको ध्यान में ज़रूर रखना है, क्योंकि ऐसे जो प्रश्न होते हैं, ऐसी जो चीज़ें हैं वो बार बार एग्ज़ाम में आ ही जाती हैं। ठीक है, इसलिए आपको जो है वो ज़रूर ये ध्यानपूर्वक करना है। थोड़ा सा इसमें बीच में प्रॉब्लम आ गई है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको आगे बढ़ा लेते हैं, दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सृजनशीलता या सृजनात्मकता, मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें सारी की सारी समझ में आ रही होंगी। और देखिए आगे बढ़ते हैं इसमें अपन। किसी प्रकार की दिक्कत अगर आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट जो वो डाल सकते हैं। ये यहाँ तक हो गया मेरे हिसाब से, सृजनात्मकता के सिद्धांत अपन ने कर लिए हैं। आगे देखिए, गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता में 5 मानसिक व्यापार बताए हैं। 5 मानसिक व्यापार भी सृजनात्मकता के लिए किसने बताए हैं? गिलफोर्ड ने बताए। अब कौन कौन से देखिए। पहला ग्रहणात्मक व्यापार यानी संज्ञान, यानी कि ज्ञान को ग्रहण करने वाला होना जरूरी है, तभी व्यक्ति सृजनात्मक बन सकता है। दूसरा केंद्राभिमुख चिंतन, यानी कि केंद्राभिमुख चिंतन यानी कि एक प्रकार से अपसारी चिंतन, और केंद्राभिमुख चिंतन यानी कि अभिसारी चिंतन, और केंद्राभिमुख चिंतन यानी केंद्र से अलग। ठीक है, ये चिंतन यानी अपसारी चिंतन ये होना आवश्यक है। इसके अलावा स्मृति यानी बुद्धिमानी जो बुद्धि याददाश्त आपकी ज़बरदस्त होना आवश्यक है। इसके अलावा मूल्यांकन की योग्यता व्यक्ति में होनी चाहिए कि वह सही है या गलत है। तो ये 5 मानसिक व्यापार बताए हैं किसने? गिलफोर्ड ने। सृजनात्मकता के 5 मानसिक व्यापार बताए हैं, और 4 बताए हैं तत्व। तो चारों के चारों तत्व और पांचों के पांचों मानसिक व्यापार आपको ध्यान में होने चाहिए। एक तो ग्रहणात्मक व्यापार यानी संज्ञान, यानी कि ज्ञान को धारण करने की योग्यता होनी चाहिए। केंद्राभिमुख यानी कि अभिसारी, आपका केंद्राभिमुख का मतलब अपसारी चिंतन होना चाहिए। और केंद्राभिमुख, यहाँ पे सॉरी इसमें थोड़ा सा डाउट है मुझको, केंद्राभिमुख होता है आपका केंद्र की तरफ। ठीक है, केंद्राभिमुख यानी कि अभिसारी चिंतन, यानी ग्रहणात्मक व्यापार का अर्थ हो गया आपका सीधा सीधा कि ज्ञान को ग्रहण करने वाला हो। केंद्राभिमुख का मतलब केंद्र की तरफ, यानी कि अपने ज्ञान को फोकस करने वाला हो, एक जगह सोचने वाला हो। ठीक है, तो केंद्राभिमुख चिंतक होना चाहिए, वो चिंतन उसको करना आना चाहिए। केंद्राभिमुख यानी केंद्र से चारों तरफ सोच सके, यानी कि अपसारी चिंतन का भी वो धनी हो। तो ये तो हो गया आपका अभिसारी चिंतन। क्या हो जाएगा? ये तो आपका अभिसारी चिंतन। ठीक है, और ये कौन सा हो जाएगा? केंद्राभिमुख अपसारी चिंतन। इसको मैं लिख देता हूँ, आप भी लिख लीजिएगा, अपसारी चिंतन। ठीक है साथियों, इस प्रकार का चिंतन करने वाला हो। इसके अलावा स्मृति, मूल्यांकन की योग्यता भी उसमें हो। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात यह आएगी कि अपसारी चिंतन, सृजनात्मकता की विशेषताओं में अपन ने पढ़ा है कि अपसारी चिंतक बच्चे को होना चाहिए, यानी अपसारी उसकी सोच जो वो अपसारी चिंतन करने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। सही बात है, लेकिन गिलफोर्ड के अनुसार अभिसारी चिंतन भी आवश्यक माना गया है। ठीक है,
तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर है सृजनात्मकता मापन में योगदान। तो योगदान अगर करने की बात आए तो योगदान तो साथियों मेरीफील्ड और आपके गेट, जेल, जैक्सन और गिलफोर्ड, इन सभी ने आपका क्या किया है, योगदान तो किया है। लेकिन अगर बात आ जाए सृजनात्मक मापक का जनक अगर पूछ ले, सृजनात्मक मापक का जनक है, तो जनक होगा साथियों टोरेंस। टोरेंस ने जो है वो सृजनात्मकता से संबंधित मापन सबसे पहले किया था और सृजनात्मक मापन का जनक जो है वो टोरेंस को ही माना जाता है। भारत में जो है इसके मापक के जनक जो हैं वो कौन माने जाते हैं, BK पासी, ये इंदौर के 1972 व बाकर मेहंदी दिल्ली 1973 में जो सृजनात्मकता से संबंधित परीक्षणों में योगदान दिया है। तो इसके जो मापन के जो कुछ मापन हैं आपके, टोरेंस के भी मापन है, जैसे शाब्दिक अशाब्दिक मापन हो गया, बाकर मेहंदी के भी 7 मापन है, 4 शाब्दिक है, 3 अशाब्दिक, इस प्रकार से कुछ हैं। तो उनको आपको डिटेल में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ से प्रश्न कभी आया नहीं है और आने की संभावना भी बहुत कम है, तो वो आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बस इनको ध्यान में रखना है कि भारत में जो है वो बाकर मेहंदी ने किया था, ठीक है। इसके अलावा BK पासी ने किया था और सृजनात्मकता मापन का जनक जो है वो टोरेंस को माना जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा योगदान की बात करें तो गिलफोर्ड, मेरीफील्ड, गेटजेल और जैक्सन ये भी थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सृजनात्मकता के विकास में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। देखिए, उदाहरण आदर्श प्रस्तुत करना। सृजनात्मकता का विकास बच्चे में किस प्रकार से किया जा सकता है, या फिर अगर मैं सीधा सीधा कहूँ तो इसका मतलब क्या है, सृजनात्मक बालक कैसे बनाया जाए, किस प्रकार बनाया जा सकता है एक बच्चे को सृजनात्मक, वही बातें यहाँ पर करेंगे। उसके सामने आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं, ठीक है। शानदार एग्जाम्पल देकर के कि सचिन तेंदुलकर ने जो है अपर कट शॉट का विकास किया। तो इस प्रकार जो है अगर बच्चा खेल से संबंधित है तो वो भी कुछ नई चीज़ें करने की कोशिश करेगा। अभी अपन देखते हैं IPL अभी ख़त्म हुआ, नए नए शॉट ईजाद किए गए हैं। तो ये सृजनात्मक चीज़ें ही सारी की सारी। इस प्रकार के और भी एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं। APJ अब्दुल कलाम का दिया जा सकता है, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल रहेगा। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी जो थे, उन्होंने अपन जानते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से उनको जाना जाता है। कितनी शानदार मिसाइलें इंडिया को दी उन्होंने। तो ये सृजनात्मक चीज़ें सारी की सारी अपन बच्चों को बताएं तो वो भी जो उनमें सृजनात्मकता का गुण बढ़ता है। वस्तुओं में संबंध स्थापित करने की योग्यता होनी चाहिए। एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ के पढ़ना चाहिए अपने को, ताकि आराम से याद भी हो जाए। पर्याप्त स्वतंत्रता बच्चे को दी जानी चाहिए, सोचने समझने की सारी स्वतंत्रता उसको होनी चाहिए। आत्म मूल्यांकन की योग्यता का विकास करना चाहिए। ये नहीं है कि कॉपी में टेस्ट अपन ने लिया, टेस्ट लेने के बाद अपन ने खुद ही चेक कर दी और 10 में से उसके 2 नंबर दे दिए, तो वो बच्चा सृजनात्मक कभी नहीं हो पाएगा। उसने जो लिखा है उसको खुद को चेक करने दें, फिर चाहे उसके 10 में से 1 भी आ जाए, वो बच्चा सृजनशील बन सकता है, ठीक है। लेकिन आप खुद कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम होती है। यानी मूल्यांकन करने का उसको अवसर दिया जाना चाहिए। कोई भी एक बात अपन दे सकते हैं, जैसे कोई भी एक टॉपिक विशेष दे सकते हैं, उस टॉपिक विशेष पर बोलना है बच्चे को, तो उसने जो बोला या लिखा निबंध करवा सकते हैं, उसकी जांच उससे स्वयं से अपन को करवानी चाहिए, जिससे कि वो अपना मूल्यांकन स्वयं कर सके। तो मूल्यांकन की योग्यता का भी विकास इससे होगा। फिर सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं वो गाड़ी बनाते हैं, ठीक है, टायरों के द्वारा। अपन जानते हैं कि सब लोग जानते हैं कि इस प्रकार के खिलौने अपन ने भी बनाए हैं और अभी बच्चे भी बना रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार के डंडे एक लेकर के इस प्रकार की जो है वो गाड़ी बच्चे अब भी बनाते हैं, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार की गाड़ी जब बच्चा लेकर के स्कूल में आए, ठीक है, कभी तो उसको डांटना नहीं चाहिए, उसको इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि तूने इस प्रकार से बनाया, थोड़ा सा और ऐसे बनाता तो अच्छा रहता। बताओ उसको किस प्रकार से और अच्छे तरीके से आप बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चे को, कभी हतोत्साहित जो वो नहीं करना चाहिए। ये तो सभी चीज़ों में लागू होता है। कोई भी नई चीज़ का इन्वेंशन अपने को करना है तो जाहिर सी बात है बिना मोटिवेशन के, बिना प्रोत्साहित किए तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ में हो। फिर है अभिनव कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। नए नए कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए इस प्रकार के, जिसमें आप
बच्चों के आविष्कारों को ले सकते हैं, बच्चों के द्वारा मॉडल्स बनवा सकते हैं, कुछ भी आप करवा सकते हैं, बहुत ही शानदार चीज़ें रहती हैं। फिर है ब्रेन स्ट्रोमिंग यानी कि मस्तिष्क उद्वेलन, नाम सुना होगा आपने ब्रेन स्ट्रोमिंग यानी मस्तिष्क उद्वेलन, यानी कि एक समस्या इसमें बच्चे को दी जाती है, एक प्रॉब्लम दी जाएगी इसमें बच्चे को, और फिर बोला जाता है कि इस ग्रुप में बैठा करके कि इस प्रॉब्लम का समाधान कीजिए। फिर उस सॉल्यूशन को टीचर को लिखवाया जाता है, बताया जाता है, फिर वो खुद से ही आपका मूल्यांकन करवाता है कि आपने कैसा किया, क्या किया। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। फिर बौद्धिक आक्रमण, भूमिका निर्वाह, यानी कि कोई जैसे अकबर बिरबल का पाठ है तो उसमें अकबर एक बच्चे को बना दिया, बिरबल दूसरे को बना दिया, इस प्रकार से कर सकते हैं। और या फिर इसको सिनेटिक्स विधि भी बोल सकते हैं। तो इन सभी विधियों का प्रयोग करके जो अपन सृजनात्मकता को बढ़ावा दे सकते हैं। फिर है मुक्त उत्तर वाली प्रश्नावली विधि का प्रयोग। मुक्त उत्तर वाली प्रश्नावली का मतलब है निबंधात्मक प्रश्नावली एक प्रकार से बोले तो, ठीक है। जैसे बड़ा प्रश्न, अपन एक प्रश्न दे दिया जिसमें अपन ने बोल दिया कि भारत के विषय में या स्वच्छ भारत के विषय में अपने विचार लिखिए, तो बच्चा जो है मुक्त है अपने विचार लिखने के लिए, तो वो लिखना प्रारंभ करेगा। उसकी सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी अपने को साफ नजर आएगी उसके उत्तरों में, उसने जो जवाब लिखे हैं उसमें। तो ये सारी चीज़ें साथियों, इसके ऊपर आपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रकार से अपन सृजनात्मकता को बढ़ावा दे सकते हैं। फिर आत्म अनुशासन व आत्म योग्यता का विकास। बच्चे में अनुशासन विकसित किया जाना चाहिए, उसकी जो योग्यता है उसको निखारा जाना चाहिए, और उसकी योग्यता के बारे में उसको स्वयं को जरूर जानकारी देनी चाहिए कि आप बेटा इतनी योग्य हो, अगर आप ये करोगे तो आप और भी ज़्यादा योग्यता को प्राप्त करोगे। तो इस प्रकार से बच्चों को मोटिवेट किया जा सकता है और सृजनात्मकता को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। तो साथियों, ये था सृजनात्मकता का टॉपिक। और इससे जो प्रश्न आता है वो वैसे तो अपने सिलेबस में जो है वो सृजनात्मकता में सृजनात्मक बालक है, और सृजनात्मक बालक में यही सारी चीज़ें होती हैं जो विशेषताएं अपन ने पढ़ी। क्योंकि सृजनात्मक बालक अगर अपन पढ़ते तो सिर्फ अपने को क्या पढ़ना पड़ता, सृजनात्मक बालक की विशेषताएं। अब जाहिर सी बात है, सृजनात्मक बालक है वो अपसारी चिंतक होता है, यानी पार्श्व चिंतन करने वाला होता है। ये वो सारी की सारी चीज़ें ही हैं। जो विशेषताएं यहाँ पे सृजनात्मकता के लिए अपन ने पढ़ी हैं, वो की वो विशेषताएं वहाँ पे अपने को सृजनात्मक बालक के लिए पढ़नी पड़ती, ये सारी की सारी विशेषताएं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए। बस यही आपका सृजनात्मक बालक या सृजनात्मकता। तो अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप एक साथ इनको कर सकते हो। ये सारी की सारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा इनको। और ये डेफिनेशंस भी अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बाकी कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण इतनी नहीं है। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। और आज का वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।